Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही है। सीआरई का एग्ज़ाम निकला हुआ था, उसके फॉर्म्स की डेट तो अभी क्लोज़ हो गई है, बट जिन्होंने भी वो फॉर्म फिल किया था वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, क्योंकि अभी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट और ईएसआईसी मतलब काफ़ी पोस्ट आई है, उसमें एम्स की भी हैं, ईएसआईसी की भी हैं। तो आपने अगर वो फॉर्म फिल किया है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 से 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आज हम मेनली वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ नॉर्मल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। तो नॉर्मल कंप्रेशन पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर 30:2 रहेगा। 30 कंप्रेशंस एंड 2 रेशियो अगर हमें स्पेसिफाई किया होता मेनली कि या तो 1 रेस्क्यूअर पूछा है, 2 रेस्क्यूअर पूछा है, तो 2 रेस्क्यूअर के केस में हम 15:2 ले सकते थे, बट इसमें ऐसा कुछ भी स्पेसिफिकेशन हमें नहीं दी है, तो करेक्ट वन जो रहेगा दैट इज़ 30:1। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ नेज़ोफेरेंजियल एयरवे। 2 टाइप्स का एयरवे हम डालते हैं, ओरोफेरेंजियल एंड नेज़ोफेरेंजियल। जब हम इंट्यूबेशन करते हैं पेशेंट की, जब हम वेंटिलेटर पे डालते हैं पेशेंट को, जब वो खुद से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है उस टाइम पे, तो इसका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो क्या रहेगा? स्कल बेस फ्रैक्चर, क्योंकि बेस है जो स्कल का वहाँ पे फ्रैक्चर हो रखा है। तो अगर हम नेज़ोफेरेंजियल एयरवे उसको डालेंगे तो मेनली जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो डैमेज होने के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम नेज़ अगर पेशेंट एक्सीडेंटल केस आया है, हमारे पास स्कल का जो बेस है वो फ्रैक्चर हो रखा है, तो हम नेज़ोफेरेंजियल एयरवे ना डाल के उसको ओरोफेरेंजियल एयरवे डालेंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन। हाई फ्लो वेंटिलेशन, यहाँ पे पेशेंट को हाई फ्लो मींस हाइपर ऑक्सीजनेट कर दिया है, तो क्या देखने को मिलेगा? दैट इज न्यूमोथोरेक्स। न्यूमो मींस एयर एंड थोरेक्स मींस थोरेसिक रीजन। यहाँ पे 3-5 टर्म्स हैं, न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स मींस ब्लड अगर एक्यूमुलेशन हो गई है थोरेक्स रीजन में, मेनली लंग्स में अगर एक्यूमुलेशन हो गई है blood की. Then pyothorax, that is pus formation in lungs. Next is chylothorax, that is lymph formation in lungs. And hydrothorax, where fluid accumulation in lungs. तो यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स है, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन है तो ऑब्वियसली एयर ही दी गई है, तो ज़्यादा दे दी है तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी पेशेंट को, न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज हैविंग कैल्शियम लेवल 7। ओके, कैल्शियम लेवल नॉर्मल 8 to 10 रहता है हमारे पास, यहाँ पे 7 है मतलब हाइपोकैल्सीमिया हुआ है। तो क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे? इसमें जो क्यूटी इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया हुआ है, कैल्शियम जो हमारी मसल्स हैं उनकी एक्टिविटी करवाता है। ठीक है, 2 टर्म्स आती हैं हमारे पास हार्ट के लिए मेनली, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड रीपोलराइजेशन मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, जब वो बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है, तो डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन बोलते हैं हम उनको। तो यहाँ पे जो क्यू टी इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्शंस डिले हो रही हैं, इसलिए जो क्यू और टी के बीच की जो वेव है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, उसका जो टाइम पीरियड है वो लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग सक्शनिंग पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी? बाकी ऑप्शंस को देख देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एक्शन पूछा है, तो हमारे पास फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? सबसे पहले क्या करना है? सक्शन कैथेटर को बाहर निकाल लेना है। तो ठीक है, उसको सक्शन कर रहे हैं, सक्शन करते करते पेशेंट बोल रहा है कि मुझे दिक्कत हो रही है, या आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है? सक्शन कैथेटर को बाहर निकालना है ट्यूब से, और उसके बाद जो भी आप करना चाहो, ठीक है, वो बाकी का बाद में रहेगा, बट यहाँ पे फर्स्ट एक्शन पूछा है दैट इज इमीडिएटली रिमूवल ऑफ सक्शन कैथेटर। नेक्स्ट इज अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया इज नेट्रीमिया रिलेटेड टू सोडियम। देन हाइपो मीन्स लो लेवल ऑफ सोडियम हो गया है, दैट इज नॉर्मल कितना रहता है? 135 to 145। तो अगर हाइपोनेट्रीमिया हुआ है तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? मेनली थर्स्ट होगा पेशेंट को, दैट इज द मेन सिम्टम और अर्लीस्ट सिम्टम यू कैन से ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट इज अर्लीस्ट साइन ऑफ
हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया का अर्लियर साइन हमने पहले ही डिस्कस किया लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में कि हाइपोकैल्सीमिया से क्या होता है, मसल्स की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाती है। तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले ट्विचिंग होना, उसकी जो बॉडी मसल्स हैं वहाँ पे ट्विचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इसमें चोवेस्टिक साइन बताया वो नेगेटिव रहेगा। हमारे पास चोवेस्टिक साइन हाइपोनेट्रीमिया में पॉजिटिव रहता है। चोवेस्टिक एंड ट्रोजियस साइन पॉजिटिव होता है, ना कि नेगेटिव होता है। अगर आपको उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे। तो मैं चोवेस्टिक साइन और ट्रोसिस साइन या कोई भी आपको इन क्वेश्चंस में, जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी टर्मिनोलॉजी में, कोई भी साइन में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मैं वो बनाऊंगी डेफिनेटली वीडियो उस पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेशेंट का जो बीपी है 120 है, पल्स 88 है, SpO2 99 है, और पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 23 है। तो ये जो नॉर्मल ये जो वैल्यूज़ हैं वो सारी नॉर्मल हैं। बीपी ठीक है, पल्स ठीक है, SpO2 ठीक है, रेस्पिरेटरी ठीक है। तो पेशेंट को हम ट्राइएज के कौन से ट्राइएज में कहाँ पे क्लासिफाई करेंगे, तो ये ट्राइएज का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, एक्सप्लेन किया है उसमें अच्छे से मैंने सभी कैटेगरीज़ को। तो आप वो जाके देख लो। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप देख सकते हो जाके वीडियो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस इसका जो आंसर 3 है ग्रीन, उसमें रखेंगे हम, क्योंकि पेशेंट जो है स्टेबल है। नेक्स्ट इज़, पेशेंट इज़ हैविंग टेम्परेचर 104, बीपी 140/90, रेस्पिरेटरी रेट उसका 28 है, पेन स्केल 5 है। तो प्राइमरली हम क्या मैनेज करेंगे, तो इसमें ऑब्वियसली टेम्परेचर है उस वो डीरेंज हो चुका है, बाकी वैल्यूज सारी नॉर्मल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्परेचर ठीक करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, इम्प्रॉपर कार्डिक सर्कुलेशन हमें देखने को मिल रही है। तो हमें अगर पेशेंट में इम्प्रॉपर कार्डिक सर्कुलेशन है तो हमें क्या देखने को मिलेगा इनमें से मेनली, तो क्या होगा, जो पल्स है पेशेंट की वो हमें फील ही नहीं होगी। ठीक है, अगर कार्डियक सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा है ढंग से तो ऑब्वियसली पल्स हमें नहीं फील होगी वहाँ पे। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग IV एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, कौन सी ड्रग जो है वो साइट को डैमेज कर सकती है, दैट इज फेनिटॉइन, जो कि हम सीजर्स में यूज़ करते हैं, जिसका अदर नेम एपिटॉइन होता है। वो जो है वो एक्स्ट्रावेसेशन का कोज कर सकती है। IV कैनुला हमने जहाँ पे पेशेंट को लगाया हुआ है वहाँ पे एक्स्ट्रावेसेशन कर देगी, मतलब वहाँ के जो टिश्यू हैं उनको डैमेज कर देगी। क्यों? क्योंकि जो ये फेनिटॉइन इंजेक्शन है वो क्रिस्टलाइज्ड होता है, ज़्यादा हैवी होता है, जिस वजह से वो टिश्यूज़ के कॉन्टैक्ट में आते ही टिश्यूज़ को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कर देता है, मतलब प्रेसिपिटेट हो जाता है ये टिश्यू को के कॉन्टैक्ट में आते ही। तो हमने देने से पहले हमेशा क्या करना होता है, फेनिटॉइन को एक तो बड़े ही स्लो रेट में हमने चला के रखना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट, हमने अच्छी सी IV साइट ढूँढनी है कि जो वेन बड़ी हो, थोड़ी मोटी और बड़ी बड़ी वेन हो, वहाँ पे लगाना है। नेक्स्ट इज़, हमने बार-बार उस साइट को ऑब्ज़र्व करते रहना है कि कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, रेडनेस तो नहीं है, पेशेंट को पेन तो नहीं हो रही है, ठीक है? तो बस हमने इसका जो आंसर है वो फेनिटोइन रहेगा। नेक्स्ट इज़, चाइल्ड इज़ ऑन CPAP, हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, मतलब पल्स, बीपी उसका सब सही है, CPAP पे है पेशेंट, चाइल्ड जो है मेनली। तो बेस्ट फीडिंग मेथड क्या रहेगा? तो सब ठीक है भई, CPAP पे है पेशेंट, ठीक है, और हेमोडायनेमिकली अगर स्टेबल है तो हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग ही देंगे। नेक्स्ट इज़, अगर हमने ET ट्यूब 4.5 ली है तो सक्शन कैथेटर क्या रहेगा इसमें? तो ये भी एक निमोनिक है, इसको याद करने का, अगर आपको वो निमोनिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं वो पोस्ट में डाल दूँगी अपने, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ 10 फ्रेंच। नेक्स्ट इज़, नॉर्मल इंटरवल ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, नॉर्मल इंटरवल कितना होता है QRS का, दैट इज़ 0.08 सेकेंड। और नॉर्मल जो PQRS, मतलब होल जो बीट का, एक बीट का जो इंटरवल रहता है दैट इज़ 0.20, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सही रहेगा, QRS का सिर्फ रहता है 0.08 सेकेंड, एंड होल इंटरवल जितना भी पूरा PQRS का इंटरवल रहता है, यू वेव, समटाइम्स यू वेव भी देखने को मिलती है हमें, तो वो सारा रहता है 0.20 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज, फ्लो रेट ऑफ ड्रग, हाँ, ये ड्रॉ फैक्टर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे।
तो इसको हमने फ्लो रेट को निकालना है, तो कैसे निकालना होता है? तो सबसे पहले तो 50 ml बहुत ही कम हमें फ्लूइड दिया हुआ है, दैट इज़ 50 ml, और वो भी हमें 15 मिनट्स में देना है। तो यहाँ पे हम माइक्रो ड्रिप, जो हम मैक्रो एंड माइक्रो 2 ड्रिप सेट आते हैं हमारे पास। अगर आपने क्लिनिकल ड्यूटीज़ करी हैं अच्छे से, आपको पता होगा 2 टाइप के सेट आते हैं, एक माइक्रो एंड एक मैक्रो। माइक्रो वाला है मेनली हम उसको पीडियाट्रिक ड्रिप सेट भी बोलते हैं, जिसमें हम बच्चों को ड्रग्स देते हैं। तो हम माइक्रो का जो ड्रॉ फैक्टर है वो 60 ड्रॉप्स पर मिनट रहता है, एंड मैक्रो का जो रहता है दैट इज़ 40 ड्रॉप्स पर मिनट। बड़ा है तो ऑब्वियसली जल्दी वो ड्रग जल्दी-जल्दी ड्रॉप्स फेंकेगा। माइक्रो मतलब छोटा है तो छोटे-छोटे ड्रॉप्स और धीरे-धीरे छोटे-छोटे ड्रॉप्स फेंकेगा, मेनली डिवाइड कर देता है वो 1 ड्रॉप को 2 में, तो वहाँ पे 60 ड्रॉप्स रहती है। तो हमने इसमें माइक्रो वाला लेना है, क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम है फ्लूइड का और टाइम थोड़ा ज़्यादा है, 15 मिनट्स। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाय 15, ऑब्वियसली मिनट में ही टाइम दिया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है मिनट में कन्वर्ट करने की। अगर आवर्स दिए होते तो आवर्स में हम इस मिनट में हम इसको कन्वर्ट करते। 50 बाय 15 मल्टीप्लाई 60, तो वो हमारा आंसर आएगा 200 ml पर आवर। ओके, 50 बाय 15 मल्टीप्लाई ड्रॉ फैक्टर, तो ड्रॉ फैक्टर माइक्रो वाला लेना है, दैट इज़ 60। नेक्स्ट, फॉर अ पेशेंट डिज़ायर्ड डोज हमें 200 mg बीडी देनी है पेशेंट को, बट जो स्ट्रिप है हमारे पास मेडिसिन की उसमें 0.1 ग्राम है। तो ये सिर्फ हमें कंफ्यूज किया है, 0.1 ग्राम मतलब 100 mg। ठीक है, तो अगर इन्होंने ऊपर 200 mg लिखा है तो 200 mg को ये 0.2 mg भी ग्राम भी लिख सकते थे। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 2 टैबलेट्स देनी है पेशेंट को। ठीक है, 0.2 ग्राम देना है हमने पेशेंट को, मेनली मतलब 200 mg देना है। तो 0.1 की एक हो गई तो 100 mg, 0.1 की एक और हो गई 100 mg, तो प्लस करके कितना हो गया 200 mg। ओके, तो 2 टैबलेट्स देनी है। नेक्स्ट इज डिज़ायर डोज ऑफ मॉर्फिन हमारे पास है 0.4 mg देना है पेशेंट को, बट अवेलेबल 1 mg पर ml है। ओके, ये भी बहुत इजी है। 1 mg है, 1 ml में 1 mg है, हमें देना है 0.4 mg, तो हम 0.4 ml देंगे पेशेंट को, ऑब्वियसली 0.4 है। अगर 1 mg में 1 ml है तो 0.4 ml में 0.4 mg हो जाएगा। तो इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज़ एन अस्थमा पेशेंट, हाँ, एक अस्थमा का पेशेंट इमरजेंसी में आया है, व्हीज़िंग की कंप्लेन है, चेस्ट पेन है पेशेंट को, तो हम सबसे पहले उसको जो फ्लो रेट है ऑक्सीजन का वो कितना देंगे, तो हमने सबसे पहले उसको 2 लीटर पर मिनट्स पे रखना है, क्योंकि हाइपोक्सिया तो कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, बट फिर भी हमने मेंटेनेंस के लिए पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, तो सबसे पहले हम लो से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 2 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट इज़ एक पेशेंट है, उसको एपिकल पल्स 80 है और रेडियल पल्स 65 है, तो कैसे निकालते हैं हम पल्स डेफिशिएंट? एपिकल माइनस रेडियल, तो एपिकल माइनस 80 माइनस 65 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15। नेक्स्ट इज़ नर्स देख रही है कि बेबी के माउथ के कॉर्नर में मेकोनियम लगा हुआ है, जैसे बेबी डिलीवर हुआ है उसका मेकोनियम लगा हुआ है उसके बेबी के माउथ के कॉर्नर में, दैट इज़ द फर्स्ट टूल जो होता है। ठीक है, तो नर्स का बेस्ट स्टेप क्या रहेगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, बेस्ट स्टेप उसका यही रहेगा कि वो मेकोनियम को सक्शन आउट करेगी माउथ से, देन फिर नोज से, मतलब मेकोनियम बच्चे ने इंगल्फ कर लिया हुआ है, तो क्या करेगी, सबसे पहले माउथ से करेगी देन नोज़ से करेगी, क्योंकि हम एम एन अल्फ़ाबेटिकली देखें तो एम एंड एन लेके हम चलते हैं। ठीक है, तो पहले माउथ से करते हैं देन नोज़ से करते हैं। नेक्स्ट इज़ ज़िंक का फंक्शन क्या होता है डायरिया में, तो डायरिया में क्या करता है ज़िंक, हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। नेक्स्ट इज़ चाइल्ड है, उसको डायरिया हो रखा है, सनकन आइज़ है, मिल्क दिया तो वो फटाफट से मिल्क पी रहा है, तो ये कौन से टाइप का डिहाइड्रेशन है, ये मॉडरेट टाइप का डिहाइड्रेशन है। माइल्ड तो होता अगर सनकन आइज़ ना दी होती, एंड सीवियर तो होता अगर उसमें अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस हो गया पेशेंट, अनकॉन्शियस या लैक ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया है, तो हम उसको सिवियर में देखते। ठीक है, बट इसमें सनकन आइज़ दिया है एक हमें, तो वो मॉडरेट डिहाइड्रेशन है। नेक्स्ट इज़ डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हम पुशिंग विद वाल्सेबल मैन्योवर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट में फुली डायलेटेड हो चुका है सर्विक्स, सेकंड में अब बेबी आने की तैयारी कर रहा है, उसका जो हेड है वो दिखना स्टार्ट हो गया है, तो मदर को क्या बोलेंगे, फटाफट से अब पुश करो नीचे की तरफ, देन उसको हम क्या बोलते हैं, वाल्सेलर मैन्योवर।
अब पेशेंट उसको हाइपरवेंटिलेशन दे दी है, CO2 ज़्यादा नहीं, CO2 कम हो गया है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया है, तो नर्स की प्रायोरिटी क्या रहेगी? वो उसको क्या करेगी, एक पेपर बैग दे देगी, पेपर बैग ब्रीथ, उसको बोलेगी एक बैग में, मतलब पेपर बैग में ब्रीथ करो और उसी को वापस इन्हेल भी करो। क्यों? क्योंकि जब वो एक्सहेल कर रहा है तो CO2 एक्सहेल कर रहा है, अब उसमें CO2 कम है तो हमें तो CO2 देना है पेशेंट को, तो वो उसी अपनी CO2 को वापस लेगा, ठीक है? तो पेपर बैग ब्रीथ यहाँ पे जो है हम पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट इज़ बेस्ट पोज़ीशन क्या होती है लंबर पंक्चर के लिए? हमें पता है सी शेप बनाते हैं, लेफ्ट लेटरल नी को अपने चिन के साथ टच करते हैं, बट नी को चिन के साथ टच करना यहाँ पे कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो हम लेफ्ट लेटरल को ही करेक्ट ऑप्शन मानेंगे, क्योंकि लेफ्ट लेटरल वो लेटेगा, देन वो अपनी नी को चिन के साथ टच करेगा। नेक्स्ट इज़ कोर बॉडी टेम्परेचर हम कैसे देखते हैं? एक्सेप्ट सभी इसमें सही होंगे, एक को छोड़ के ओरल से देखते हैं, रेक्टल से भी देखते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब टेम्पोरल आर्टरी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर भी, बट यूरिनरी ब्लैडर से हम कहीं से भी टेम्परेचर चेक नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसके अल्ट्रासाउंड में 2 mm मास देखने को मिल रहा है, और CA 125 इज़ रिएक्टिव, मतलब कैंसर का जो ये मार्कर है 125 वो रिएक्टिव है। तो ये अगर कैंसर का मार्कर आपको याद हो, तो ये 125 किसका मार्कर होता है? ओवेरियन कैंसर का। तो क्या डायग्नोज बन गया? ओवेरियन कैंसर। नेक्स्ट इज 32 वीक्स प्रेग्नेंट मदर है, उसको एब्डोमिनल पेन है, टेंडरनेस है, फीटल डिस्ट्रेस है, तो उसको क्या हुआ है? एब्रोप्शियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है क्योंकि वो पेनलेस होता है, ठीक है। एबॉर्शन भी नहीं है, एबॉर्शन होता तो यहाँ पे ब्लीड भी देखने को मिलता है, एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट इज हाउ टू टाई ईटी ट्यूब ताकि पेशेंट को बेडसोर ना हो। बेडसोर मेनली कहाँ होता है? ईटी ट्यूब को जब हम टाई करते हैं तो वो लिप्स की जो कॉर्नर है वहाँ पे मेनली पेशेंट को जो रिबन जैसा जिससे हम, या थ्रेड आप बोल सकते हो, जिसे टाई करते हैं, वहाँ उसको लिप्स के कॉर्नर में वो छिल जाता है एक हिसाब से ना, तो उसको वहाँ पे उसको हम बेड सोर में ही काउंट कर रहे हैं फिर, ठीक है। तो हम कैसे उसको अच्छे से बांधे ताकि उसको वो ना हो, तो हम क्या करते हैं, चीक टू चीक अबव द ईयर, दोनों कानों के ऊपर से हमने उसको क्रॉस वाइज लेके रिबन को, देन साइड कॉर्नर में हमने उसको टाई कर देना होता है, बट कानों के ऊपर, ताकि वो नीचे ना आए और लिप्स के पास प्रेशर ना पड़े और वो लिप्स के कॉर्नर को कट ना कर दे। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड एंड इन्फेंट, जिस डेंजर साइन बेबी का, सिक बेबी का है, इंक्लूड्स दैट इज परसिस्टेंट वॉमिटिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रखा है, पेशेंट को परसिस्टेंट वॉमिटिंग है। IMNCI क्या है? मेनली ये गाइडलाइंस है जो कि 0 to 1 ईयर, नो 1 to 5 ईयर्स के चिल्ड्रंस को मिली, या 0 to 5 ईयर्स के चिल्ड्रन, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 0 to 5 है या 1 to 5 है? इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस को हम मेनली इसमें जो है उसको उनकी इलनेस को हमने कैटेगराइज किया होता है, कैसे उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो क्योंकि ये हाई रिस्क पे होते हैं, 5 ईयर तक के जो चाइल्ड होते हैं उनमें ज़्यादा इलनेस होने के चांसेस होते हैं, उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शंस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमने ये एक गाइडलाइन गवर्नमेंट ने सेट की हुई है, जिसके थ्रू हम उनको ट्रीटमेंट और अर्ली सिम्टम्स को डिटेक्ट करके उनको ट्रीटमेंट दे सकें। तो इसमें अगर परसिस्टेंट वॉमिटिंग है तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे, इसलिए हमने इसको एक सिक बेबी का मतलब डेंजर साइन मानना है अगर वो बार बार वॉमिटिंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आप इनको अच्छे से देख लो, अगर कोई भी रैशनल साइन, नॉर्मल वैल्यू या किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो आप मुझे पूछो कमेंट में, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करो, कुछ भी डाउट है क्लियर करो, कमेंट में पूछो, पोस्ट जो मैंने डाली हैं उनको देखो, अच्छे से उनको रीड करो, उनमें अगर कोई डाउट है तो पूछो, मैं उस पर भी वीडियो डिटेल में वीडियो बना दूंगी। ओके, तब तक आप अच्छे से प्रेपरेशन करो, बाय एंड टेक